नमस्कार बंधुओं, मैं डीपी जोशी मेरे 30 सालों के इस आरक्षण के विरुद्ध संघर्ष के बाबत आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। इस आरक्षण से जो सबसे बड़ी समस्या है कि उसने मानवता को तार-तार किया है, जातिवादिता को बढ़ाया है और अब की स्थिति में देश के अंदर जो बर्बरता हो रही है उसको भी बढ़ाया गया है। इस आरक्षण के जो तार हैं ये बहुत गहरे हैं और इसके दुष्प्रभाव जो हैं वो धीरे-धीरे सामने आ रहे हैं। इन 70 सालों से जो आरक्षण ने खेल रचाया है उसका नतीजा इन 6 सालों में बहुत अत्यधिक देखने को नज़र आ रहा है। यहाँ पर यह समस्या है कि जो हमारा सामान्य वर्ग है उस सामान्य वर्ग को हाशिए पर लाकर छोड़ दिया है। उस सामान्य वर्ग का कोई भी नहीं है आज की तारीख में, और मैं कहता हूं कि धूल चाटता है सामान्य वर्ग आज की तारीख में इस भारत के अंदर, जिसके अंदर कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक नेता इसका दामन थामने को तैयार नहीं है। जितने संगठन हैं, जितने राजनीतिक पार्टियां हैं, वे सब के सब इस सवर्ण के बिल्कुल धुर तरीके से खिलाफ हो रखी हैं। मैं कहता हूं कि इस आरक्षण ने जो समस्या पैदा की है वह है कि इसने सनातन धर्म को तार-तार कर दिया है। इस आरक्षण का जो मुख्य मुद्दा था वह यह था कि किसी भी जो दलित है, वंचित है, वांछित है, वह सब तरीके से इस सनातन धर्म के साथ में जुड़ा रहे, वह किसी अन्य धर्म के पास में नहीं जाए। लेकिन कुछ इस दलितवाद के जो कीड़े हैं, जो अंबेडकरवाद के जो कीड़े हैं, वो इस दलगत राजनीति को इस तरीके से मजबूत कर रहे हैं जिसके अंदर उन्होंने अपने समाज को भड़का कर छोड़ दिया है। वह एक ब्राह्मण और एक राजपूत और एक कायस्थ लोगों के पीछे भड़क चुके हैं वे आज की तारीख में। मैं कहता हूं वे भड़काऊ भाषण देते हैं और वे सही रूप से अगर देखा जाए तो वे सनातन धर्म के धुर दुश्मन हैं। वे जय भीम और जय मीम का नारा लगाते हैं इस देश के अंदर। मुझे बताइए कि एक अगर व्यक्ति दलित अगर परिवार के अंदर अगर पैदा हुआ है तो उसका नामकरण हिंदू रीति रिवाज से होगा, सनातन धर्म के अनुसार होगा, और उसका जो दाह संस्कार है और उसकी जो फाइनल जो परलोक जाने की जो गति है वह भी हिंदू धर्म और रीति रिवाज से होगी। क्या मीम तरीके से होगी? क्या चारपाई पर लेकर जाएंगे उसको? उन नेताओं से पूछिए जो 2 कौड़ी की उनके औकात नहीं है और वह दलगत राजनीति और दलित राजनीति को उन्होंने इस तरीके से बढ़ा दिया है कि उन्होंने पूरे समाज को भड़का कर छोड़ दिया है, जो आज की तारीख में सरकारों के बस में नहीं है कि उनको रोक सके। वो सरकारें उनके सामने बिल्कुल नकारा साबित हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने इस आरक्षण की हवा को इस तरीके से बढ़ाया है और उनके मन के अंदर जहर घोला गया है कि साहब ब्राह्मण जो है उसने आपके साथ में छुआछूत करी। मैं छुआछूत का उदाहरण देता हूं, मैं बताता हूं कि जितना दलित समाज के अंदर छुआछूत है इतना किसी अन्य समाज के अंदर नहीं है। मैं कहता हूं कि एक वाल्मीकि एक मेघवाल से शादी नहीं करेगा, एक मेघवाल के घर पे खाना नहीं खाएगा। अरे हमारे ऊपर किस तरह का लांछन लगाते हैं आप कि आप सवर्ण हैं और छुआछूत करते हैं? ये छुआछूत आप करते हैं। इस आज़ादी के बाद में इतनी जातियां, उपजातियां, प्रजातियां इन्होंने बना दी है इस राजनीतिक गलियारों के अंदर, जिसका लाभ लेने के लिए हर कोई उचक उचक कर जा रहा है। अरे आप किस तरह की राजनीति कर रहे हो? आपने समाज के अंदर टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, समाज को तीर तीर और जार जार कर दिया है। इस समाज को आज की तारीख में इस सनातन संस्कृति को संभालने वाला कोई भी नहीं है। आज अगर इस तरीके से अगर आप इस तरीके की राजनीति करते रहेंगे तो कोई भी सरकार, आने वाली सरकार, जाने वाली सरकार इसको संभाल नहीं पाएगी। दूसरा, मेरा जो संघर्ष है वह दलितों के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। अरे हमें तो हमारे समाज के साथ में संघर्ष करना पड़ता है। वो झंडेधारी और पूंछधारी जो छुट भैया नेता हैं, जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी राजनीतिक पार्टी का झंडा पकड़ के बैठे हैं, वे उनकी आंखें बंद हैं। वे समाज के प्रति उनकी जागृति नहीं है, समाज के प्रति उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि वे इस समाज को, समाज के उत्थान के लिए कार्य करें। हमारी योग्यता को मार दिया आपने, और आपने अयोग्य को इस तरीके से भर्ती कर दिया है कि देश की हालात इस तरीके से खराब हो चुकी है कि अयोग्य किस तरीके का काम करेगा? -45, -33 वाला किस तरीके का काम करेगा? तो भाई मेरे, ये जो हमारे सवर्ण वर्ग के जो नेता हैं, सवर्ण वर्ग के जितने भी संगठन बने हुए हैं, उसमें कुछ संगठनों को छोड़ दीजिए, लेकिन ज़्यादातर संगठन ऐसे संगठन हैं जिनके अध्यक्ष अपना स्वयं का लाभ लेने का काम करते हैं, राजनीतिक पार्टियों को
वो लेटर हेड दिखाते हैं साहब, फला फाउंडेशन, फला संगठन, फला ये सब बताते हैं उनको, और बताकर अपने स्वयं के फायदे लेते हैं। अरे मैं कहता हूँ क्या मिला, क्या क्या मिला ब्राह्मणों को, क्या मिला राजपूतों को? अरे जिन्होंने अपने राजपाट छोड़ दिए इस देश के लिए, उनको आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? ये सारी सरकारें जिम्मेदार हैं, इनकी राजनीतिक लालसा जिम्मेदार है। मैं कहता हूं एक राजनीतिक कीड़ा तो मर गया, बाकी राजनीतिक कीड़े कब मरेंगे? इन राजनीतिक कीड़ों की इस तरीके से दुर्गति होनी चाहिए इस देश के अंदर, जिस तरीके से इन्होंने सवर्ण समाज को नीचे धकेल दिया है, धूल चाट रहा है हमारा समाज आज की तारीख में। जागना पड़ेगा सभी सवर्ण भाई को, जागना पड़ेगा हर दलित भाई को, जिसको कि आरक्षण नहीं मिल रहा है आज की तारीख में। ये आपके नाम के ऊपर राजनीति करते हैं, आपको गलत रास्ते पर आपके समाज को लेकर जा रहे हैं। अरे आपको अगर सही तरीके से अगर उत्थान करना होता तो क्या उसके लिए आरक्षण की आवश्यकता है? लेकिन नहीं, हर दलित वर्ग के व्यक्ति के दिमाग के अंदर ये घर करवा दी गई है कि आपको आरक्षण मिलेगा तभी आपका उत्थान होगा, जबकि उसको बेचारे को आरक्षण मिलता नहीं है। जितने राजनेता हैं इन सबके बाहर व्यापार चलते हैं, धंधे चलते हैं, फिर भी ये जाति का पत्र लेकर चले जाते हैं। शर्म नहीं आती इनको? जाति का पत्र लेकर जाते हैं। अरे हमें कहते हो कि छुआछूत करते हो, हमें कहते हो कि आप जातिवादिता करते हो। अरे भाई आप जाति का पत्र छोड़िए ना, आप जाति का पत्र छोड़कर बताइए समाज को कि हमने छोड़ दिया आरक्षण। हमारे से क्या उम्मीद करते हैं आप? हमारा समाज तो ऐसी दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है आज की तारीख में। जो योग्य है उसको भी आपने कुछ नहीं दिया है। हमारे इस देश के अंदर योग्यता का ह्रास हो रहा है जिस तरीके से। अरे आप नौकरी देते हो जाति पत्र देखकर? अरे जिसकी कलम में ताकत है वो नौकरी नहीं पा सकता आज की तारीख में, वो काम धंधा नहीं कर सकता। अगर वो काम धंधा भी करना चाहता है तो सरकारें लोन नहीं देती है। अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए आपने लोन की व्यवस्था भी अलग तरीके से कर दी है। अरे शर्म आनी चाहिए। कोरोना काल के अंदर आपने उनको राशन भी अलग तरीके से बांटा। अरे कहां तक करोगे जातिवादिता? कहां तक इस देश के अंदर और इस समाज के अंदर जहर घोलने का काम करोगे राजनीतिज्ञों? अरे जाग जाओ। जिस दिन हमारा सवर्ण जाग गया, जिस दिन हमारा दलित जाग गया, जिसके पास में आरक्षण नहीं है, वो अगर सही तरीके से जाग गया आपको उखाड़ कर फेंक देगा। ये देश का जो राजनीतिक सिस्टम है, ये देश के जो राजनीतिज्ञ हैं वो सही तरीके से अपने कार्य को नहीं कर पाते हैं, और इसलिए यह आरक्षण की जो बिगुले फूंक देते हैं, आरक्षण के नाम पर बोल देते हैं। मैं कहता हूं इस देश के अंदर कौन सा ऐसा नेता है जो सामान्य वर्ग के साथ में है? अरे हमने झंडा पकड़ रखा हिंदुत्व का, और उधर से वो आरक्षण की जो है वो भीख डालते हैं, वो खैरत डालते हैं वहां पे आरक्षण की। मुझे बताइए, मोदी जी कहते हैं साहब आरक्षण कोई हटा नहीं सकता है। अलग अलग भाषणों में आपने सुना होगा, आपने अमित शाह को सुना होगा, अमित शाह के स्टेटमेंट आपने अखबार के अंदर देखे होंगे, आपने शिवराज सिंह चौहान को देखा होगा, आपने नीतीश कुमार को देखा होगा, आपने राहुल गांधी को देखा होगा। मैं कहता हूं देश का कौन सा ऐसा नेता है जो सवर्ण के साथ में है? सवर्ण के साथ में कोई भी नेता नहीं है। फिर भी सवर्ण इतना बेवकूफ है जो आज की तारीख में इन पार्टियों के झंडे पकड़ के बैठा है। मैं कहता हूं झंडा पकड़िए, लेकिन जिस दिन हमारे समाज की बात आती है, जिस दिन हमारे समाज का पतन हो रहा है, उसका उत्थान आप ही लोग करेंगे। अगर आप उत्थान नहीं करेंगे तो देश के अंदर आपकी जो हालत होने वाली है वो बहुत बुरी होने वाली है। जिस दिन सवर्ण जाग उठा और जिस दिन वह एकत्रित हो चुका, उस दिन आपकी हालत खराब हो जाएगी, मैं आपको स्पष्ट कहता हूं। इसलिए भाइयों, दलित भाइयों और सवर्ण भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि जय भीम और जय मीम को छोड़िए, सनातन संस्कृति को बरकरार रखिए। इस आरक्षण के लिए, ये जातिगत आरक्षण सबसे बड़ी बला है इस देश के अंदर। इस जातिगत आरक्षण ने हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर जो टुकड़े कर दिए, समाज के अंदर जो जहर घोल के रख दिया है, यह जहर तब खत्म होगा जब आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा। और ये नेता कभी नहीं चाहेंगे कि ये आरक्षण जो है वो आर्थिक आधार पर हो। ये संविधान की दुआ देते रहेंगे। अरे ऐसा कैसा संविधान है? सम प्लस विधान। सम का मतलब होता है सम प्लस विधान। समता तो कहीं है ही नहीं इसके अंदर, असमानता या समानता भरी है इसके अंदर। आप समता की बात करते हो, आप संविधान की बात करते हो। कौन सी ऐसी चीज है जो जाति के नाम पर नहीं हो रही है इस संविधान के अंदर? फिर मैं संविधान की पालना क्यों करूं, मुझे बताइए आप। मैं संविधान का रक्षक कैसे बन सकता हूं जब मेरी आने वाली पीढ़ियों का आप सत्यानाश कर रहे हो, उनको नाश कर रहे हो, उनको मार रहे हो? अरे भाई इससे तो बढ़िया हम जन्म होने से पहले हमारी पीढ़ियों को मार दें। काहे के लिए आपके पीछे पीछे घूमे? काहे के इस भारतवर्ष के अंदर जन्म ले? काहे के लिए हम उसको योग्य बनाए? हम पढ़ाई के ऊपर हमारे बच्चों के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आज एक MBBS करके अगर कोई व्यक्ति निकलता है, कोई मेडिकल निकलता है, इंजीनियरिंग निकलता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर निकलता है, तो मुझे बताइए, एक जो अभिभावक है उसकी इच्छा होती है कि मेरा बच्चा अच्छा पढ़ेगा, लिखेगा, कमाएगा, आने वाली संतति को अच्छी तरह से करेगा। अरे वो खुद ही बेरोजगार है, वो खुद ही बेरोजगार हो जाएगा। हमने एक बच्चे के ऊपर 50 लाख रुपए, 70 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए उसकी शिक्षा के ऊपर लगाया, और साला जाकर अटक जाता है इस जाति के पत्र के अंदर। ये कैसे हो सकता है मुझे बताइए आप? क्या ये अन्याय नहीं है भारत के अंदर?
क्या ये समाज के अंदर अन्याय नहीं है? क्या सरकारें अन्याय नहीं कर रही है? मेरा नम्र निवेदन है सभी से कि हमें एकजुट होकर इस आरक्षण को आर्थिक आधार पर करवाने की आवश्यकता है। दूसरा जो मुख्य बिंदु है वह है कि जय भीम और जय मीम, ये नारा देश के अंदर सर्वथा गलत है। किसी भी तरीके से भीम और मीम कभी एक नहीं हो सकता है। यह बिल्कुल गलत तरीका है। ये देश के अंदर फूट डालने की और जहर डालने की राजनीति जो है, ये दलित नेता जो करते हैं वो करते हैं। आज आप मुझे कह देंगे, मैंने जब मेरे समाज की बात कही तो मुझे कह देंगे कि साहब आप जातिवादी की बात करते हो। मैं कहता हूं जातिवादी टीवी के ऊपर, मीडिया के ऊपर आपने दलित चिंतक को बिठा रखा है, वो जातिवादिता नहीं है। जहां पर आपने दलित चिंतक को बिठाया वो जातिवादिता नहीं है। और वहां पर अगर मैंने किसी बोल दिया कि साहब ये ब्राह्मण चिंतक है या क्षत्रिय चिंतक है तो वो जातिवादिता है। मतलब दलित की राजनीति करेगा वो जातिवादिता नहीं है, जो सवर्ण की राजनीति करेगा वो जातिवादी है। वारे राजनीति, शर्म आनी चाहिए आपको। इस देश के अंदर इन राजनीतिज्ञों के मुकाबले तो देश के अंदर जितनी गंद किसी ने फैलाई, इसने किसी ने नहीं फैलाई है। इसलिए भाइयों, इन राजनीतिज्ञों को छोड़िए, इन पूंछधारी और ये जो झंडाधारी जो नेता है इनको छोड़िए, समाज के अंदर जागृति पैदा करिए, समाज में जागृत होइए, समाज में एकजुट होकर लड़ने का प्रयास करिए, ताकि हम ये जो अभिशाप बन रहा है आज की तारीख में, ये जो जहर घोला जा रहा है हमारे समाज के अंदर, हम उससे हटें, हम इसको समाज से हटाने का प्रयास करें। इसलिए मैं फिर कहता हूं कि मेरा संघर्ष सवर्ण लोगों से भी होता है। लोग मुझे कहते हैं साहब ये फला पार्टी के होंगे, कांग्रेसी होंगे, ये होंगे, वो होंगे। अरे भाई, मैं तो सीधा सीधी बात है कि मैं तो मेरा मुद्दा लेकर खड़ा हूं। इस मेरे मुद्दे के अंदर अगर किसी का विरोध होता है तो होता है, मुझे कोई मतलब नहीं है कि वह किस पार्टी का विरोध होता है। अगर मेरा आरक्षण विरोधी भाई अगर कहीं पर खड़ा है तो ठीक है, अन्यथा मैं वोट दूंगा नोटा को, मैं जाऊंगा नोटा की तरफ, क्योंकि नन ऑफ द अबव, दोनों सारी राजनीतिक पार्टियां बेकार है, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज बेकार है। मेरा कोई भी नहीं है भाई साहब इस दुनिया के अंदर। मैं कहता हूं जागृत होइए। अगर आप जागृत नहीं होंगे आज की तारीख में तो आने वाला समय बहुत बुरा निकलेगा हमारा। आज की तारीख में मैं 30 सालों से संघर्ष को देख रहा हूं, लेकिन आज की तारीख में संघर्ष जो है वह सिर्फ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर हो गया है। जमीन स्तर पर आकर लड़ना पड़ेगा हमें। हम जब तक जमीन स्तर पर आकर नहीं लड़ेंगे तब तक यह संघर्ष पूरा नहीं हो सकता है भाइयों बहनों। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस संघर्ष की जो चीज़ है उसको हम आगे लेकर चलें, हम एकजुटता दिखाएं। और आरक्षण वाकई अभिशाप है इस समाज के अंदर, सनातन धर्म का ये दुश्मन है। इस दुश्मन को हमें मार कर गिराना है किसी भी तरीके से। मैं चाहूंगा हम सब मिलें और इस दानव को मारें। हम रावण को नहीं मारेंगे, क्योंकि रावण जो था वो विद्वान था। मैं कहता हूं दानव है, इस दानव को मारेंगे। इसलिए भाइयों बहनों नमस्कार। मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ खड़े होंगे और इस आवाज को बुलंद करने का प्रयास करेंगे। जय श्री राम, जय भारत, वंदे मातरम।